जो भी लोग सूडो सेक्युलरिज्म के नाम में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको मैं 4 करोड़ रुपए दे दूं, तुम क्या अपना घर लोधी रोड में लोगे या तुम अपना घर मालदा या नू में लोगे? जिनको मैं इंडिया नहीं, मैं ठग बंधन बुलाता हूँ उनको, जो अलायंस बनी है। सो दिस इज एन अलायंस व्हिच डज नॉट रिलाई ऑन केमिस्ट्री, दिस इज एन अलायंस व्हिच रिलाई ऑन अरिथमेटिक्स। यूपी जैसी जगह के अंदर आप ये मेरा पॉडकास्ट नोट कर लेना और 24 का जब नतीजे आएंगे तब जरूर प्ले करना जो भी मैं कहूंगा कि यूपी में बीजेपी की सीट्स बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बढ़ने के अब लोगों को स्पष्टता है कि सेंटर में मोदी है, स्टेट में मैं स्टेट गवर्नमेंट को वोट करूंगा। बिल्कुल। क्या निकला सच्चर कमेटी रिपोर्ट में कि इन सब डेवलपमेंटल पैरामीटर्स के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी इतनी नीचे है, तो विच मींस दैट 70 सालों के अंदर जो अपीजमेंट प्रैक्टिस हुआ, जो सूडो सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस हुआ, उसमें इन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुसलमानों को दबा के रखो, उसका वोट लो एज डायरेक्ट एज पॉसिबल। इट वाज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही थी क्या? टुडे जापान वांट्स टू यूज आवर यूपीआई टेक्नोलॉजी, टुडे वेस्टर्न कंट्री वांट्स टू use our UPI technology. Only Modi can defeat Modi. Nobody else can defeat Modi. One thing that Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have done is that they have completely integrated Jammu and Kashmir in India. हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज मेरे साथ तीसरी बार इनफैक्ट प्रदीप भंडारी जी है। दूसरी बार, हाँ। हु इज़ द फाउंडर ऑफ जन की बात। ही इज़ अ सेफोलॉजिस्ट एंड ही डज मेनी मोर थिंग्स। थैंक यू सो मच, आप दोबारा आए। Thank you so much, Akhil. Thank you so much for having me on your podcast, which is crossing million viewers now. फील्स ग्रेट। तो पहले हम शुरू करेंगे, रिसेंटली मैं आपके पोस्ट वगैरह भी देख रहा था, आजकल बहुत टॉपिक भी चल रहा है इंडिया, जिनको मैं इंडिया नहीं, मैं ठग बंधन बुलाता हूँ उनको, जो अलायंस बनी है। तो आपका इन पे क्या टेक है? विल दे बी एबल टू सर्वाइव इवन टिल द इलेक्शंस? और क्या आपको इसके ऊपर लगता है? देखिए, इस पूरे के पूरे जो गठबंधन है, जो एक रीब्रांडेड यूपीए है, उसका प्रेमाइस है सर्वाइवल। ये सब के सब साथ में इसीलिए आए बिकॉज दे वांट टू सर्वाइव, एंड ऑल ऑफ देम हैव कम टुगेदर बिकॉज ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वेरी स्ट्रांग एंड ईच ऑफ दीज प्लेयर्स इंडिविजुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते हैं। तो एक तो आपको बात समझनी है कि इस अलायंस जो I.N.D.I.E अलायंस है, जिसको ऑपोजिशन के लोग इंडिया अलायंस बुलाते हैं, इसमें एक अरिथमेटिक के ऊपर रिलाई करने की कोशिश की गई है। सो दिस इज एन अलायंस व्हिच डज नॉट रिलाई ऑन केमिस्ट्री, दिस इज एन अलायंस व्हिच रिलाई ऑन अरिथमेटिक्स। अब बेसिक कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि अगर तेजस्वी यादव, मान लो बिहार के अंदर उसका कुछ वोट शेयर है, तो अगर वो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के लिए कैंपेन करता है तो कुछ 10 वोट तो ऐड करते हुए नहीं दिख रहा है, बिकॉज आरजेडी का कोई बेस नहीं है। सिमिलरली अगर आपको मैं कहूँ कि थोड़ा सा माइक ऊपर, स्टैलिन अगर दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल के लिए कैंपेन करेंगे तो उससे 5 वोट भी एक्स्ट्रा अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द अरिथमेटिक वर्क्स when the vote share of each of these parties in the respected constituencies gets added up. Okay. Which is difficult to happen because India is in a scenario where whether it is state elections or whether it is national elections, India votes personalities. और अगर ग्राउंड पे सेंटिमेंट है कि पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना है, तो भले कितने भी गठबंधन हो जाए, उससे 10-15 सीट ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, बट मैंडेट जो होगी वो स्पष्ट आएगी। People of this country do not give confused mandate. So either they will make Narendra Modi the Prime Minister third time in 2024 with complete majority, or they may defeat Narendra Modi in 2024. Now either of the two will happen. It cannot be possible कि सिर्फ एक ही हो। अब अगर ग्राउंड पे मैं आपसे बात करना चाहूँ कि अगर ये अलायंस इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता, सो दे वुड हैव डिक्लेयर्ड एनीबडी एज देयर प्राइम मिनिस्टीरियल फेस। एग्जैक्टली। बट बिकॉज नन ऑफ दीज प्लेयर वांट टू बी प्रोजेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टीरियल फेस इन 2024, इसका ये एक्सेप्टेंस है कि इनमें से किसी को भी अपने राजनीतिक करियर को दाव पे नहीं लगाना है 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने, विच अगेन मीन्स दैट डीप डाउन इनसाइड इन देयर सबकॉन्शियस दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो
बट डू यू थिंक कि कोई ऐसा बंदा है जो उनमें से पीएम फेस होगा? देखिए, नीतीश कुमार इस अलायंस में इसी उम्मीद के साथ में आए थे कि अपने पॉलिटिकल करियर में रिटायर होने से पहले एक बार उनको प्राइम मिनिस्टरियल पद का कंटेंडर बन जाए, क्योंकि बिहार के अंदर उनका ज़मीनी अस्तित्व कम होते जा रहा है और बहुत उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं बात करना चाहूँ, कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी अपनी रील्स डालती है I.N.D.I.A अलायंस में, उसमें राहुल गांधी को कभी बब्बर शेर, कभी कुछ। अब राहुल गांधी दिमाग से बात नहीं कर रहे, दिल से बात कर रहे हैं। नए राहुल गांधी हैं ये, 14 टाइम इनका रीलॉन्च हो चुका है। सो कांग्रेस तो राहुल गांधी को अपना फेस मानती है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को अपना फेस मानती, पर इस वक्त मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को बड़ा प्लेयर के रूप में देख रही है। एंड अगर मैं साउथ में बात करूं, तो साउथ में नन ऑफ दीज पीपल वांट टू बी द पीएम फेस। टीएमसी वांट्स ममता बनर्जी टू बी द पीएम फेस, बट इस पूरे अलायंस के अंदर अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का होगा तो वो नीतीश कुमार का होगा। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो पीएम कंटेंडर बन जाए और उनको इस पूरे अलायंस का कन्वीनर भी नहीं बनाया। सो इफ ही इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेड द चीफ प्राइम मिनिस्टीरियल फेस, then he will really sully and he will be extremely, I would say, depressed as a politician. So as things are going as of right now, it looks that it will be Modi versus Rahul in 2024, Again. not Modi versus Nitish. And if the India Alliance does not project any prime ministerial face, they will give an impression of confusion in the mind of the voters. And voters have not accepted confusion. They have always accepted clarity. Clarity, yeah. And if you see, when a strong leader like Indira Gandhi was defeated, there was a very credible face in form of Jaiprakash Narayan, who was mobilizing the anti-vote. Now, the anti-vote right now has likes of Mahua Moitra, which speak good English but make zero substance. Yeah. So she is one of those actors जिसको एक्टिंग नहीं आती, जो पिक्चर हिट नहीं करती, पर जब पिक्चर रिलीज, कोई दूसरी मूवी रिलीज होती है तो उसमें सबसे ज्यादा शोर मचाती है। सो इट्स लाइक शी इज वन ऑफ दोज पर्संस इन द पेज 3 पार्टीज हु इज प्रेजेंट इन एवरी पेज 3 पार्टीज, बट अभी तक एक मूवी हिट नहीं करी है। वैसी है, मतलब टू पुट इट, और शी इज लाइक द 12th मैन हु इज नेवर बैटेड और नेवर बोल्ड, बट विल गिव ऑल द लेक्चर्स टू सचिन तेंदुलकर एंड एनी fast bowler who's got more than 400 wickets. So she's like that. In fact, मेरे को sources बताते हैं कि इस बार उनको टिकट भी कृष्णानगर से मिलना मुश्किल है। अच्छा। And हाँ, because both Mamata Banerjee, I saw a lot of people in Bengal tell that both Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee are not happy with her because they consider her a very loud mouth. So last time she won from 38% Muslim constituency, और आपने उनका अगर पार्लियामेंट में बयान सुना होगा, that speaks of Hindu hate. जब उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ, हाउ कैन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी बो डाउन टू रिलीजियस चीयर्स, और इन्हीं की चीफ मिनिस्टर जो है वो नमाज भी पढ़ते हुए उनकी फोटोज हैं, वो अजान भी करती, सब कुछ करती, अपीजमेंट के लिए कुछ भी करती। तो इनका इशू यही है कि ये I.N.D.I.A अलायंस में हिंदूज को सेकंड ग्रेड सिटीजन्स, इनकी मानसिकता इनके नेताओं की है, और ये इनको बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है हिंदी हार्टलैंड के अंदर। जो आपने बोला कि ट्रांसफर, मैं आई वाज वाचिंग अनदर वन ऑफ योर वीडियोस, आपने कहा कि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है वोट ट्रांसफर करने की एक के दूसरे को, कहीं ना कहीं तो लेकिन इम्पैक्ट आएगा ना। अगर अब जैसे यूपी जैसी जगह की हम बात करते हैं, अगर वहाँ पे सब इकट्ठा हो गए अगेंस्ट बीजेपी, वैसी जगह पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। देखिए, पिछली बार 2019 के अंदर बीजेपी ने 270 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो 50% से वोट शेयर से ज़्यादा जीती थी, विच इज़ मोर देन 2014। सो इन 2019 द भारतीय जनता पार्टी वन मोर सीट्स विथ लार्जर मार्जिन, विच मीन्स उसका जनाधार बढ़ा है। यूपी जैसी जगह के अंदर आप ये मेरा पॉडकास्ट नोट कर लेना, और 24 का जब नतीजे आएंगे तब जरूर प्ले करना, जो भी मैं कहूँगा कि यूपी में बीजेपी की सीट्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बढ़ने के? जी, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस साथ में हुआ था, स्टिल बीजेपी गॉट 62 सीट्स। दिस टाइम योगी आदित्यनाथ इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रोवाइडेड लॉट ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स ऑन द ग्राउंड, एंड कांग्रेस एक वोट नहीं ऐड करती समाजवादी पार्टी के लिए। और कांग्रेस ने जब लड़की हूं लड़ सकती हूँ का किया था तो 90% सीटों में जमानत जब्त हो गई थी। और इसीलिए शायद से कांग्रेस की मीडिया की डिजिटल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत जो है चुनाव लड़ने से घबरा रही है इस बार। वो चाहती है कि राज्यसभा से वो पार्लियामेंट पहुंचे। अच्छा। क्योंकि पिछली बार जब वो चुनाव लड़ी थी तो उनको हार का सामना करना पड़ा था, 10% भी वोट उनका नहीं आया था। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
यूपी जैसी जगह में बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी। जो इंटरेस्टिंग राज्य होने वाले हैं वो बंगाल होंगे, महाराष्ट्र होगा, बिहार के अंदर बीजेपी की स्थिति 14 जैसी, और साउथ के स्टेट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, और क्या जहां बीजेपी का पीक परफॉर्मेंस था हिंदी हार्टलैंड के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सब एरियाज में, क्या बीजेपी उस पीक परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये इंटरेस्टिंग होगा। और जो स्टेट्स की बात करें, जैसे आपने एक और चीज़ बोली थी कि बीजेपी इज लूजिंग आउट ऑन स्टेट्स वेरी क्विकली नाउ। They are losing out on states substantially. Primarily, what is like the primarily reasons for them to lose out? Is it anti-incumbency? There are multiple reasons. I cannot, you have to look. अगर आपको इसके बेस पे जाना पड़ेगा, and you have to look where has it come from. See, 2014 to 19, the Bharatiya Janata Party, wherever it formed the government in state elections, उसने उस स्टेट गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ मैस्केट को प्रेजेंट किया था, और डिस्पाइट नॉट प्रोजेक्टिंग एनी चीफ मिनिस्टीरियल फेसेस, द बीजेपी वन इन मेनी स्टेट्स, बीजेपी वन इन यूपी, बीजेपी वन इन असम, बीजेपी वन इन त्रिपुरा, बीजेपी उसके बाद अगर मैं इधर आ जाऊँ, डिड वेल इन बंगाल, बीजेपी डिड सब्सटैंशियली, अगर मैं कर्नाटका दे लॉस्ट, दे कुड डू वेल इन महाराष्ट्र, Gujarat they repeated again. So all these places the BJP could do despite not projecting a chief minister face. Post 2019 many BJP governments have, in fact Haryana also they did well. Post 2019 many BJP governments completed 5 years. And ultimately when a government completes 5 years the mandate is on the performance of the state government. तो ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा के अंदर फॉर एग्जांपल द बीजेपी ने अपना 75 पार का नारा दिया था, पर 50 भी नहीं आ पाई थी क्योंकि ग्राउंड पे स्थिति सही नहीं थी। उसके बाद में ऐसे ही कई जगह इनके स्टेट्स में जो लीडर्स हैं वो अपने नाम पे वोट नहीं पुल कर पा रहे, मोदी जी के नाम पे, और अब लोगों को स्पष्टता है कि सेंटर में मोदी है, स्टेट में मैं स्टेट गवर्नमेंट को वोट करूंगा। बिल्कुल। सो द बीजेपी नीड्स टू रीओरिएंट एंड रीचेंज इट्स स्ट्रैटेजी विच इज़ वेरी मच नीडेड। ऑल्सो मेरा मानना ये अखिल है कि इस देश के अंदर जैसे यूएस में एक सिस्टम होता है कि 10 साल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो होता है ही कैन नॉट गवर्न मोर देन 10 ईयर्स, स्टेट्स पे 2 टर्म्स। आई थिंक हमको विचार करने की ज़रूरत है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या डेमोक्रेसी को और पार्टीज़ के अंदर बढ़ाने के लिए क्या 10 साल या 15 साल के अंदर स्टेट्स के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको चेंज होने की ज़रूरत है कि नहीं। अब उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई अगर जनता को दिक्कत होगी तो अपने आप जनता हटा देगी। But my opinion is that after a point, in order to promote more internal democracy in the parties, parties should look at changing their chief ministers after at least 2 to 3 terms, because it ensures that mobility in the party is there. 3 terms, 2 terms, and you need to create a mechanism to ensure that other leadership also grows. So for the BJP, right now 13 states है non-BJP government है, और बीजेपी को ये विचार करने की ज़रूरत है कि स्टेट लेवल पर क्या वो लीडर्स को प्रोजेक्ट करना, उसको एक नई स्ट्रैटेजी के रूप में देखना होगा। क्योंकि अगर लीडर्स को, अब इसमें काउंटर ये है कि क्योंकि बीजेपी इज सच ए स्ट्रॉन्ग पार्टी राइट नाउ, सो देयर आर मेनी क्लेमेंट्स टू द पोस्ट, सो दे डू नॉट प्रोजेक्ट अ लीडर इन ऑर्डर टू अवॉइड इन फाइटिंग, बट wherever they have not projected a leader, they have lost states. If you see Karnataka also, the state leadership was very weak, and despite Modi ji being bombarded, Modi ji Sabhas being bombarded multiple times in Karnataka, BJP could not do substantially well. BJP has only been able to pull states where the state government has provided a base vote in state elections. So a state and a center, you have to look at it completely differently. And why states are important is because it provides you numbers in the Rajya Sabha. Yeah, which is very important to get work done. और आज के इतने I would say not polarizing, but in a very virulent and बहुत ही ज़्यादा जो राजनीतिक माहौल है ऑपोजिशन की तरफ से, उसमें कुछ कोमलता नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब वाद विवाद इस चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो अगर गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में नंबर्स नहीं होंगे, सो इट विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू पास बिल्स, इंपॉर्टेंट बिल्स। सो फॉर द बीजेपी द स्टेट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Is there any reason, because I was wondering about this, कि जो नवीन पटनायक है उनको इंडिया
की जो INDA अलायंस बनी है उसमें क्यों नहीं लिया गया? आर दे इनसिक्योर ऑफ देमसेल्व्स? I don't think Naveen Patnaik himself wants to come in that alliance. Naveen Patnaik is very, very secure in Odisha. He is the longest serving chief minister of the country, and I think he's also beaten he's currently the longest serving chief minister of the country. And अगर आप नवीन पटनायक को देखेंगे, he does not have any prime ministerial ambitions. So in that scenario, Naveen Patnaik in Odisha is very popular. He is coming back after one term, after second term. There is no significant opposition from the BJP also there. Or Naveen Patnaik will act as a cushion to anybody who comes in the center. Right now he looks to be more closer to the BJP. और अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 270 से नीचे आती, नवीन एंड जगन कैन एक्ट एज दोस कुशन. बट मेरा जितना समझ है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स रही है और जितनी देश की समझ है, वो नरेंद्र मोदी को या तो पूर्ण रूप से जिताएंगे, पूर्ण रूप से हराएंगे. अभी देश के माइंड में ये क्लैरिटी है कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है. मैं सीट्स के बारे में बात नहीं करता, बट देयर इज अ क्लैरिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री कि यार सेंटर में तो मोदी होना चाहिए. बिल्कुल. MP इलेक्शंस का आपका क्या कहना है? देखिए, MP इलेक्शंस के अंदर 50 सीट्स हैं, जिन 50 सीट्स में कांग्रेस या बीजेपी में से जो ज़्यादा सीट्स लेके आएगा वो सरकार बनाएगा. नहीं, अच्छा, टोटल आउट ऑफ, इफ यू लुक एट आउट ऑफ 230 प्लस सीट्स, देयर आर 50 प्लस सीट्स which are evenly poised between the Congress and the BJP. वहाँ पे 18 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो एक नेचुरल थकान और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है. तभी आप देखेंगे कि बीजेपी ने इस बार 4 अपने लीडर्स को 4 अलग अलग जोन्स दिए, rather than projecting the chief minister on his own. Having said that, the chief minister is very popular in Madhya Pradesh, but because 18 years have passed, तो एक नेचुरल आदमी के अंदर बोर्डम टेंडेंसी, थकान आ जाता है. और कमलनाथ इज प्लेइंग इट स्मार्ट बाय नॉट बीइंग प्रोजेक्टेड एज एंटी हिंदू. अभी उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की, बाबा बागेश्वर की काफी बड़ी सभा भी कराई है. अच्छा, आप देखेंगे कि उन्होंने छिंदवाड़ा के अंदर बहुत कमलनाथ ने करवाई है. सो कमलनाथ एंड नकुलनाथ. सो इट मध्य प्रदेश इलेक्शन विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन. एंड मध्य प्रदेश इलेक्शंस में द बीजेपी हैज टू विन मध्य प्रदेश, बिकॉज दिस टाइम इफ इट लूजेज मध्य प्रदेश, बिकॉज इन छत्तीसगढ़ इट इज एट अ वेरी वीक विकेट. सो इन दैट सिनेरियो 2 out of 3 if BJP loses 2, तो बीजेपी के लिए थोड़ी दिक्कत होगी. बट अगेन हैविंग सेड दैट 2024 में 19 में हमने देखा था कि बीजेपी लॉस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बट इन ऑल दीज 3 स्टेट्स इट केम बैक इन अ पीक. अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, कभी कभी आपको एंटी इनकम्बेंसी को व्हील्ड ऑफ करने के लिए स्टेट्स में अगर आप हारते हो तो वो एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो व्हील्ड ऑफ जाती है. बट पॉलिटिशियंस कभी भी कोई चुनाव हारना नहीं चाहते हैं. सब कहने की बात है कि इसको हरवा दो, ये हो जाता है. नोबडी लाइक्स टू लीव पावर. अगर आपके पास गद्दी आई है तो व्यक्ति साम दंड भेद अप्लाई करके पावर में रहने की कोशिश करेगा. सो मध्य प्रदेश का जो वर्डिक्ट होगा वो मध्य प्रदेश की महिलाएं और युवा डिसाइड करेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट. देयर वोटिंग परसेंटेज इज जनरली हायर, एंड बोथ द गवर्नमेंट्स, वेदर द कांग्रेस एंड द बीजेपी, महिलाओं को लुभाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं. आप रिसेंटली अभी नू होके आए थे, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे ऑन ग्राउंड? क्या चीज़ें आपको पता लगी जो हमें देश को इस बार निर्णय करना पड़ेगा कि क्या देश आने वाले समय में जहाँ पे हिंदू बाहुल्य, हिंदू माइनॉरिटी में होगा, उन इलाकों के अंदर क्या इस देश का संविधान फॉलो होगा, क्या इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ फॉलो होगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो होगी, क्या सेक्युलरिज्म फॉलो होगा, क्या ये एरिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनेंगे, क्या इन एरियाज़ के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में कौन बात करेगा, क्योंकि ये सब एरियाज़ के अंदर स्थिति दयनीय है. जो भी लोग सूडो सेक्युलरिज्म के नाम में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको मैं 4 करोड़ रुपए दे दूँ तो तुम क्या अपना घर लोधी रोड में लोगे या तुम अपना घर मालदा या नू में लोगे? जितने भी हिंदूज़ ये बड़ी बड़ी सूडो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और हर 10 में से 9, ये इनमें से 10 में से 9 लोग अपना घर लोधी रोड में लेना चाहेंगे या बैठेंगे खान मार्केट में. जेन्युइनली मेरा ओपन चैलेंज है. तो जब आपके पास जब वेल्थ आती है, तो आप जब हिंदू बाहुल्य इलाके के अंदर रहना चाहते हो, तो फिर आप सच्चाई में जहाँ हिंदूज़ माइनॉरिटी में हैं वहाँ पे ना डेवलपमेंटल पैरामीटर्स ज़्यादा अच्छे हैं. वहाँ पे हिंदुओं को अगर 100 घर होते हैं तो फिर आने वाले 10 साल में 10 घर भर के रह जाते हैं. तो जब इस देश के सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की, तो व्हाट अबाउट द माइनॉरिटीज़ हु आर लिविंग इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें उनका क्या हाल होगा? दूसरी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट माइनॉरिटी, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी. टेक्निकली इट इज द माइनॉरिटी, बट जेन्युइनली स्पीकिंग इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन द कंट्री. रियल माइनॉरिटीज आर द पारसीज, रियल माइनॉरिटीज ये सब कम्युनिटीज हैं. सो मुसलमान समाज को भी अपने आप में निर्णय करना पड़ेगा कि उसके समाज के अंदर जो रेडिकल्स हैं, क्या उसका समाज प्रखर रूप से उनके खिलाफ बोलेगा? जब नूह के अंदर मैंने देखा कि नूह के अंदर अगर आपको मोनू मानेसर के वीडियोस
से अफवाह फैलती है, तो आपने उन इनोसेंट हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जो शिव मंदिर में सिर्फ पूजा करने आए थे? आपने प्रदीप शर्मा को क्यों टारगेट करा जिसने सैफरन पहना था? वो सोल ब्रेड वर्नर था। मैं उसकी फैमिली में गया हूँ, मैंने एक ट्वीट किया, 2 लाख रुपए भगवान पीपल रेज्ड, एंड उसका मदर, उसके फादर इज अ हार्ट पेशेंट, मदर को सुनाई नहीं दे रहा है। सो प्रदीप शर्मा की क्या गलती थी? अभिषेक चौहान की क्या गलती थी? उसने कौन सा हथियार लेके गया था? नॉट वन ऑफ देम कैरीड weapons. The issue with the frauds like Zubair is they are nothing but they are, I would say, intellectual jihadis. That is the word which I want to use. Yeah. And they are intellectual radicals because they justify radicalism, they justify कट्टरपंथों को जस्टिफाई करते हैं, और इनकी सोच जो है वो सॉफ्ट सपोर्ट देती है इन रेडिकल्स को, जो कल के टेररिस्ट हैं। आज का रेडिकल कल का टेररिस्ट होगा, ये आप चीज़ बात रखना। एंड पीपल लाइक जुबैर आर मोर डेंजरस देन दोज हु पेल्ड स्टोन ऑन द रोड, बिकॉज दीज आर द पीपल हु गिव द इंटेलेक्चुअल कवर टू दोज हु पेल्ड स्टोन ऑन द रोड। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई पॉइंट इज, why is the government of the day silent on these likes of Zubair? Because and they are very smart. They will try to put things which are in the domain of the law, which do not break the law, but they will put incite the person on the road. They will softly incite the person on the road. That is what, and they are always faceless. They can never, have an argument. Smita Prakash challenged Zubair to come for an argument. She could not. Yes. And the likes of these guys do not deserve to be challenged also, क्योंकि ये डरपोक है। इनका काम क्या है? इनको कोई ट्विटर पे ट्वीट भेजता है, इनको बाहर से फंडिंग आती है। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से न्यूज़ क्लिक की फंडिंग का एक्सपोजे हुआ है, जुबैर जैसे लोगों को भी अगर और तहकीकात की जाएगी तो इनका भी होगा। और दैट इज व्हाट आई कैन गिव दिस टू यू इन राइटिंग। नूह के अंदर ओनली सच्चाई, नूह का सिर्फ एक ही सच्चाई है, और मैं इस देश में और दुनिया में हर व्यक्ति को चैलेंज करता हूँ जो सच्चाई को कंटेंट करता है। द ओनली ट्रूथ ऑफ नूह, एंड आई कैन डिबेट दिस विद एनीबडी एट एनी प्लेटफॉर्म लाइव, that innocent Hindus who were only going to pray and practice their constitutional right under Article 19, Article 21 to practice and the freedom of faith which is being given to them, the right to life which they had, they went with implicit faith in the law of the land of this country, thinking that they can go anywhere and everywhere in this country without fear. They did not carry a single weapon. Their only objective was to pray at the Shiv Mandir, and they were targeted, they were sent a message, and a chilling effect took place, because of which now a Hindu might think twice before going and praying in a historic temple in a Muslim majority area. So the message which was given was not Monu Manesar. Monu Manesar बहाना था। इन सबको पता था कि मोनू मानेसर नहीं आने वाला है। मोनू मानेसर बहाना था। हिंदुओं को एक मैसेज देना था कि तुम हमारे इलाके में हमारे रूल के हिसाब से चलोगे। एंड दीज रेडिकल्स, इफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, इफ द हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ द डे डज नॉट act significantly against them, it will send a very long-term message which will embolden these radicals. I am not saying everybody is a radical, but those who pelted stones, those who ensured that Pradeep Sharma and innocent Abhishek Chauhan were killed, those are radicals. Even the face was अरे मैंने देखा है कि अभिषेक चौहान के परिवार से मैंने बात करी, प्रदीप शर्मा के परिवार, अभिषेक चौहान के परिवार से मैंने बात करी कि उसको तो वो तो बच रहा था, उसके गले से ऐसा सर उसका काटा, उसका सर ऐसा था। उसके बाद प्रदीप शर्मा के वहाँ पे गया था। आपको पता है प्रदीप शर्मा हॉस्पिटल के अंदर अलाइव था। उसके बाद में जाके उसको एक फेक एम्बुलेंस के अंदर बैठाया गया था, और उसको एक बार उसका सर नहीं फोड़ा गया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसको पूरा सर फूट के नीचे आ गया। ये घृणा है, ये आतंकवादी सोच है कि आप घिन करते हो किसी भी दूसरी कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ, और ऐसे रेडिकल्स को तो चुन चुन के मारना चाहिए लॉ के अंदर में। दे शुड बी हैंग टू डेथ इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, अंडर द परव्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड द इशू इज दैट वी ऑलवेज नॉर्मलाइज, whenever a Hindu is killed, we say कि आपसी मुठभेड़ में मौत हुई, बट जब अगर कोई दूसरे की मौत होती है तो आप बोलते हो कि there is a chilling effect on the Muslims in India. They're not able to live in a secure manner. India is the only country which provides them a safe, secure, constitutional climate to prosper. This is the country which has, I would say, revered the likes of Shah Rukh Khan,
शाहरुख खान मुसलमानों के सपोर्ट से नहीं बना है, नहीं। शाहरुख खान हिंदू हिंदुओं के मुसलमान सबके support सपोर्ट से से बना बना है. That is what has to be understood. The Hindu of this country never looked at the dharma of a star or of a cricketer or of any politician. But when the Hindus by these secular politicians have been treated like second class citizens, then I want to ask, that is, the Constitution of India does not apply in letter and spirit to all the people in this country, and if it does, why is the action not taken against those in lieu? अरे सौहार्द और सेक्युलरिज्म की बात जो होती है हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए इक्वली अप्लाई होनी चाहिए. बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं. और अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी is not just the will of the majority but also the voice of the minority, then what about the voice of the minority in the districts when the minority is Hindu? And what about the voice of the Hindu in places like Nuh, Mewat, Malda? That is my question. Wow, that was so moving प्रदीप भाई. पता है मैं तो एकदम उसमें ही चला गया आपने जो बात बताई. This is chilling. This is the fact. This is chilling. देखिए, अगर आप सच्चाई कितनी भी कठोर हो, कटु हो, पर सच्चाई है. आज मैं और आप बैठ के इस वक्त जो है दिल्ली में बात कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अगर आप मान लीजिए आपकी बहन है या अगर आपकी दोस्त है या आपकी बीवी है, अगर आप उसको बोलेंगे कि चलो नूह घूम के आए, अगर वो जाएगी नूह कोई काम क्या बोलेगा, तो आप क्या बोलोगे कॉल करके, थोड़ा ध्यान रखना, नहीं जाना ही मत. अगर आप बोलोगे रात को कोई, अगर आपको मैं बोलूंगा कि शाहबाद डेयरी की तरफ में चले जाओ, आप क्या कॉल करके बोलोगे, कभी मान लीजिए कोई फीमेल जा रही, ध्यान रखना, आसपास ध्यान रखना, रात को लेट मत होना. बट अगर लोधी रोड में या खान मार्केट में रात को 11 बजे भी घूम रहा होगा कोई, तो आप नहीं बोलोगे कि ध्यान रखना. या बैंड्रा में भी रात को 12 बजे भी आप बोलोगे, आपको एक इम्प्लिसिट फेथ रहेगा. ऐसा क्यों है? This debate has to happen, and the people from the Muslim community needs to speak. Yeah, they need to stand up for. Why are they not standing up? My question is, why are they not standing up? कि इस देश के अंदर 38% मुस्लिम वोट हो जाता है कृष्णानगर की कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो महुआ मोइत्रा उस वोट को कंसोलिडेट करने के लिए और ममता बनर्जी को मैसेज देने के लिए कि भैया मैं उस वोट के कारण जीती हूँ, वो हिंदुओं का अपमान करती है, ये कहते हुए कि इट्स अ शेम ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बोज डाउन टू रिलीजियस फेयर्स. और यही फ्रॉड जिस भाषा में बात कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, डू दे नॉट रिमेंबर दैट इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका the church or United Kingdom, all of them respect the church. Yeah. The meaning of religion being separate from state does not mean that you do not revere the people who stand for your own values. Yeah. हिंदुस्तान एक सनातन धर्म हमारे देश में है, तभी हमारा देश है. It means that in matters of law, religion will not interfere. That does not mean that you do not respect your religious seers. How is it not secular? My question is, and if that is the case, then no politician in this country should go and wear a skull cap, because that is again a shame on the country with the standards of Mahua Moitra. If bowing down to a seer is shame on the democracy of India, then I would say wearing a skull cap with that rationale has been a shame for last 70 years. किस लेवल पे ये लोग राजनीतिक डिस्कोर्स को लाना चाह रहे हैं? मैं कहता हूं कि आप किसी भी धर्म को इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, डजंट मैटर. ऑल ऑफ अस आर भारतीय फर्स्ट. इंडिया फॉर फर्स्ट. देम they look at the surname first. That is the issue. And they've looked at the surname for 70 years. And despite looking at the surname for 70 years, they got Sachar Committee report. क्या निकला सच्चर कमेटी रिपोर्ट में? कि इन सब डेवलपमेंटल पैरामीटर्स के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी इतनी नीचे है. तो विच मीन्स दैट 70 सालों के अंदर जो अपीजमेंट प्रैक्टिस हुआ, जो सूडो सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस हुआ, उसमें इन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि मुसलमानों को दबा के रखो, उसका वोट लो, उनमें एक डर का माहौल पैदा करो, और उसके बाद जाके उनको एक्सप्लॉइट करो और फिर अपने राजनीतिक रोटी सेको और हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करो. अरे हिंदू की बात हिंदुस्तान के अंदर नहीं करेगा तो क्या वो जाकर इंडोनेशिया के अंदर करेगा? क्या वो जाकर पाकिस्तान के अंदर करेगा? और बात पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी कैंप्स पे चले जाइए, वहां पे तो उनको हिंदू रहने का अधिकार ही नहीं है. आज हिंदुस्तान की किसी भी स्कीम में ये नहीं पूछा जाता कि तुम हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो. आज इंडिया फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमीज के अंदर आ गया. 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की. तो क्या जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या कंपनीज ये कहेंगी कि अरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी ज्यादा है तो हम धर्म के आधार पे जॉब्स देंगे? व्हाट नॉनसेंस this is. What nonsense this is. But yes, this country will not digest, will not accept
Hindu hate and treating Hindus as second class citizens. बिल्कुल. We do not want special privileges. We only want equality. आपने जो अभी बात बताई ना, मैंने सच्ची में ऐसी फीलिंग मैंने कभी पॉडकास्ट पे मेरे को फील नहीं हुआ. चलिए. ऐसा लग रहा है मेरे अंदर एक कुछ चीज़ जाग उठी है सच्ची में. आई डोंट नो व्हाट इट इज. पर अखिल ये सच्चाई है और ये देश को स्वीकारना पड़ेगा. ये राजनीतिक और उसकी बात की नहीं, बट ये देश की सच्चाई तो है. पर एंड कैन आई टेल यू ऑनेस्टली दैट इन हरियाणा it was, and I will say it as direct as possible, it was a complete failure of law and order. आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही थी क्या जब आपको नहीं पता चला हरियाणा के अंदर कि भाई एक दिन पहले जब फरीदाबाद की सब मीट मटन की दुकानें बंद हो गई तो आपकी क्या वहाँ पे आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट इंटेलिजेंस सो रही थी क्या? नहीं, वहाँ दुकानें सारी बंद हो गई थी. जब सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही थी तो आपकी क्या स्टेट इंटेलिजेंस सो रही थी क्या? जब हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ तो इतने समय के बाद पुलिस क्या आई थी तो आपकी क्या स्टेट इंटेलिजेंस स्टेट पुलिस थी सो रही थी क्या? आपने होमगार्ड के लोगों को वहाँ पे भेजा. जो होमगार्ड जो होता है एक लूप लाइन पोस्टिंग कंसिडर की जाती है, कोई कॉम्बैटिव रोल नहीं होता है. तो आप क्या सो रहे थे क्या? द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा शुड एक्चुअली सैक द डीजीपी ऑफ हरियाणा इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली फॉर सच अ ब्लेटेंट mismanagement. Not just mismanagement, I would say it is an entire colossal failure of state intelligence agencies. For once I thought that there was a pseudo secular government in Haryana. My God. Moving forward, we'll come to our last question. You are also short on time. 2024 के अगर मैं इलेक्शंस पे आऊँगा, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, सब बीजेपी के तो मोदी जी ही फेस है. मेरे दो क्वेश्चन है जो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ. एक है कि हु आफ्टर मोदी, और दूसरा है क्या विल मोदी कंप्लीट द फुल टर्म या फिर वो 2 या 3 साल में छोड़ के किसी और को पोजीशन दे देंगे. मोदी जी ने कल बोला अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन में कि रिप्लाई करते हुए 2 घंटे 13 मिनट की स्पीच में which reflected a lot of confidence. And you know one thing of Prime Minister Modi, if you remember, and which people don't, if people analyze him very minutely, is that he's a man who never forgets. Yes. And why do I say that? जो HAL की बात 2019 चुनाव के पहले करी थी, he remembered that. HAL definitely उसकी अगर आप देखेंगे it's in a very good position now in terms of revenue, in terms of orders, everywhere. In terms of balance sheet, he spoke about that 4 years later. So which means that जब एक narrative फैलाने की कोशिश की गई थी, he worked on it. He did not forget. He is a man who does not forget. He is a man who has a vision. I can tell you right now, he has a vision for 2024 to 2029. And when he says कि आप 2028 में एक no confidence motion लेके आना, which means for me, I don't believe in all these theories which say कि मोदी जी 2025-26 में रिटायर होंगे. For me, he will. When he comes back in 2024, which looks as of right now, I'm not talking about seats कि भाई 250 आएगी, 270 आएगी, 300 आएगी, 320. देखिए राजनीति में एक हफ्ता ना बड़ा समय होता है. बिल्कुल. तो कुछ हम कह नहीं सकते आगे क्या होगा. अभी की स्थिति ये है अखिल, आगे क्या होगा जन की बात का आपको सिर्फ क्या करना है. जैसे आपने जनवरी 2019 में जन की बात का ओपिनियन पोल देखा था, which was the first poll which said that PM Modi will come back with more than 300 seats. When I traveled the length and the breadth of the country, I can tell you that आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको वो पोल को वापस से देखना है. तो जो 2024 के शुरुआत में मैं लेके आऊँगा. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. आपको उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आपको स्पष्टता आ जाएगी. अभी की स्थिति में उस वक्त के पहले सीट्स की बात करना भी बहुत ही स्थायी, बहुत ही गैसवर्क होगा. क्योंकि देखिए कौन सी सीट कोई पार्टी जीतती है वो निर्धारित होता है कि नैरेटिव क्या चल रहा होता है, वोटर्स कितने वोट करके आते हैं, बहुत एंड में जाके पता लगता है कौन से किसको टिकट दिया गया है. जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे टिकट चेंज किया गया है कि नहीं किया गया है. राजनीति जो होती है ना बहुत सारे वेरिएबल्स के आधार पर होती. तभी कहते हैं राजनीति इज द टफेस्ट quote unquote profession or a matter of service in the country. If you ask me generally, because there are so many variables attached. आज जनता को अखिल अच्छा लग रहा है, कल जनता को अखिल बुरा लग सकता है. So that's where a politician is always on his toes. और मोदी जी को ना जनता की नब्ज पता है. बिल्कुल. क्योंकि वो आदमी 40 साल तक संघर्ष करके पहुंचा है. तो मैं ऐसे नेताओं की इज्जत करता हूँ. बिल्कुल. सो इवन इन ऑपोजिशन से एन अरविंद केजरीवाल हैज रिजन बाय वर्किंग. यू कैन हेट हिम, किसी ने उसको लाके बैठा नहीं. द इशू विथ राहुल गांधी इज that at the age of 50 he actually traveled across the length and the breadth of the country, which he should have done at the age of 30.
So that is the biggest issue. So whether it is Amit Shah, whether it is Modi, these are people who have slogged on the ground. Yeah, risen from the ranks, Ground. bottom up. They have gone on the ground, they've worked on the ground. आप देखो किसी को MP बना सकते हो, उसके बाद में उसको जमीन पे तो जाना होता ही है. सही बात Which is है. very very important. So if Modi says that आप 2028 में भी no confidence motion लेके आइए, मतलब वो which means that he is looking at completing the entire term till 2029. That is how I look at it. And but as I said, na politics में there are so many push and pull, so many variables attached, and but this Modi, nobody in this country can say, even haters of Modi can't say that Modi has not taken this country forward. Definitely he has taken our country forward. एंड इन अ सिचुएशन जहाँ पे दुनिया भर की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, जहाँ फ्रांस जैसा मुल्क जो पहले कहा जाता था हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना की सोचता था, वो पहले फ्रांस की सोचता था. आज आपको बताऊं मैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट गोवा में नहीं है, बनारस, मथुरा, अयोध्या में है. सही बात है. Speaks about the civilizational renaissance which is taking place in the youth of India. Recently one of my friends came from the UK, गोरा ही है वो आया और वो 10 दिन के लिए वाराणसी गया. कह रहे मैं यही एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. मेरा दिल खुश हो गया. हिंदुस्तान को किताबों में पढ़ा नहीं जा सकता. सिर्फ हिंदुस्तान को अगर आपको समझना है तो आपको हिंदुस्तान में घूमना पड़ेगा, हिंदुस्तान के लोगों में जाना पड़ेगा. और तभी जितने भी बड़े सेंट्स आए हैं, वो अगर हिंदुस्तान के अंदर जिनने भी विजडम दिया है, भले वो अब्रॉड बाहर से आए, चाइना से आए, कहीं से भी आए, वो हिंदुस्तान को एक्सपीरियंस किए हैं. इंडिया जो है उसमें अगर आपको हिंदुस्तान में सर्विस करनी है तो आपको हिंदुस्तान के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा. पहले प्लानिंग कमीशन क्यों फेल होती थी? क्योंकि वो सब एक वेस्टर्न आइडियाज को थोप देते थे, वेस्टर्न वे ऑफ थिंक को करते. हमको अब डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमारे माइंड को. इंडियन सॉल्यूशंस आर इंडियन सॉल्यूशंस. व्हाट वर्क्स इन वेस्ट मे नॉट नेसेसरली वर्क इन इंडिया, एंड इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड. वेदर इट इज यूपीआई, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर 50% से ज्यादा ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स इंडिया के अंदर होते हैं. दैट इज व्हाट द यूथ ऑफ इंडिया वांट्स. टुडे जापान वांट्स टू यूज आवर यूपीआई टेक्नोलॉजी. टुडे वेस्टर्न कंट्री वांट्स टू यूज आवर यूपीआई टेक्नोलॉजी. टुडे a person, a youth of the country, when he goes abroad, he feels proud to be an Indian because he knows that the brand value of India, brand India, has increased. Because every head of state, every head of state talks to an Indian Prime Minister eye to eye. An Indian Prime Minister is part of the global conversation. India is not subservient to the United States of America. India is not subservient to a China. That is why I say that India today is no longer a swing power. India today is a leading power. And that is a very big change in the diplomacy which has taken place under Prime Minister Narendra Modi. There used to be a time when हम लोग ये सोचते थे कि यार हम लोग US चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, कोई दिक्कत होगी तो क्या होगा. आज हम लोग क्या सोचते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत होगी एक ट्वीट करो, द गवर्नमेंट विल बी देयर टू सॉल्व दैट. वेदर इट इज इन मिड्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर और अफगानिस्तान. यू लुक एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेजॉरिटी ऑफ Indian nationals are in leading positions there. You look at any country, you look at the top CEOs which is there. There are majority are from Indian company, from Indian origin. Now the next growth which is needed in this country, जिसकी हम बात करते हैं 2047 की, हमें Fortune 500 में मेजॉरिटी हिंदुस्तान की कंपनीज को होना है. We need to ensure that हमारी जितनी Fortune 500 की कंपनीज हो वो चाइना से ज़्यादा कंपनीज हो हमारी, because India will beat China on all spheres in the next 10 to 15 years with the trajectory with which we are going forward. And the biggest strength of this country is our democracy which is there, because China के अंदर दिक्कत क्या है कि अभी अगर आप देखेंगे चाइना का बबल जो है burst होना चालू हो गया. If you see the latest report which has come, the Chinese economy is slowing more than expected, is what all the world rating agencies are saying, and they're saying that the Indian economy is growing more than expected, even if you read Morgan Stanley to anything. And all of this has happened. I'll tell you why, and I'll take 1 minute of 30 seconds of your time, because India did not follow
growth model which was borrowed from the West. People used to say कि रघुराम राजन हट जाएगा तो RBI का खराब हो जाएगा, but if you see the way Shaktikant Das has done it, has been phenomenal. Yeah. You look at it dispassionately, because India ने neither export-led growth को follow किया है, neither India ने saving-led growth को follow किया है. India ने basically किया है कि हम एक base के साथ जाएंगे, फिर जो feedback ground से आएगा उस हिसाब से हम अपनी policies को better करते जाएंगे, जिससे कि जनता तक आखिरी माइल तक पहुंचे. That is why you see whether it is more than 5 crore toilets, whether it is more than 5 crore लोगों को LPG सिलेंडर देना, whether it is more than 5 crore लोगों को गैस कनेक्शन के साथ में पानी का कनेक्शन देना, whether it is 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का घर बनवाना, these are all substantial changes. Or whether it is ensuring that the more highways are formed per year in India than in China, which is there, these are all speaks about volumes. This which means कि हिंदुस्तान एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी बढ़े, जो ग्रोथ रहे वो वर्ल्ड क्लास रहे, क्योंकि जब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो और कोई टेम्पररी सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही है, आप सस्टेन्ड सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. इसीलिए एक ग्लोबल ग्लूम के अंदर, एक ग्लोबल सिचुएशन जहाँ पे disarray है in terms of global growth, you are doing well and you are performing well on all fundamental parameters. So you are doing welfareism also for the bottom of the pyramid. At the same time, you are providing more opportunities for the people. Very balanced growth. I would say it is a very thought out one. Yeah. And because Narendra Modi is a man, as I said, who has experienced this country, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता. Only, I mark my words, only Modi can defeat Modi. Nobody else can defeat Modi. Mark my words. Till the time Modi does not defeat Modi, Narendra Modi will continue to be the Prime Minister of this country, because he knows what the people of India want. He has the ability to, if he's going wrong, self-correct himself. He can adjust himself as per the situation. That is how he's extremely different as any other leader who's been the Prime Minister. And you look at Modi now and look at Modi 2014, he's always evolving. Modi is a leader who's always evolving, who's always innovating, who's always checking. Learning. That is what I can say. So, this is how it is poised right now. And those who say कि democracy Hindustan के अंदर नहीं, my question to them is that what 13 states in this country are there which have non-BJP governments. So it's not that all the things which BJP is doing is right, but if you look at the people of this country, majority people of this country believe that on the ground the welfare benefits have reached and India's global pride has grown forward. That is the essence of everything. That is not understood by the people who are sharing stories on Instagram. They don't even go out to vote. They don't know the kind of last mile delivery that the government has actually done. So I see, politics में कुछ स्थायी नहीं होता है, कुछ भी permanent नहीं होता है, which every politician also knows. What matters is that country should go forward. Whether it is politics of party A, party B, party C, country should grow forward. And the intent should be to take the country forward. Because अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे. उल्टा नहीं हो सकता कि हम रहे तो देश रहे. बिल्कुल. On that note, we will also end the podcast. वो जो आपने बात बोली है ना, मेरे गूज़बम्स थे बीच में, मैं सच बता रहा हूँ. मैं उसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकता हूँ शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली अपने सर्कल में जो मेरे दोस्त लोग जो स्टोरीज डालते हैं ना, एंटी हिंदू स्टोरीज है वो सारी की सारी. I would say I will not blame them. I'll just say that उन लोगों को facts, they are not aware of facts. And जो उनका सर्कल है वो जिस तरीके की कॉन्वर्जेशंस उनको बताता है वो उस हिसाब से अपनी पढ़ो ना यार, मैं तो यही कहता हूँ, तो पढ़ो ना, पढ़ के समझ के फिर बोलो. 10-15 सेकंड की जनरेशन है, बट इवेंचुअली दिस इज द ट्रूथ दैट फैक्ट्स विन ओवर एवरीथिंग एल्स. Whatever you do, I'll tell you what, and I'll give you an example. Nobody ever would have thought in the 1960s that Jawaharlal Nehru would be questioned in this country for the wrongs that he did. Nehru would have done 2 things correct, but there are 4 things Nehru did wrong. It was because of Jawaharlal Nehru's completely inaccurate, fallacious policy that Jammu and Kashmir Article 370 was imposed. And now you see this, if you ask me, one thing that Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have done is that they have completely integrated Jammu and Kashmir in India. And completely. I give RSS also full credit for it. And it's not happened in 5 years. It's happened after years of work. They had Modi और शाह के अंदर वो कॉन्फिडेंस था और वो हिम्मत थी इम्प्लीमेंट करने की. एक चूं करके किसी ने पत्थर नहीं उठाया, एक चूं करके कोई भी सड़क पे नहीं आया. This talks about how well planned it was. And today, Lal Chowk पर
आज तिरंगा है। जो पहले लोग 3 बार सोचते थे, आज जम्मू एंड कश्मीर में जितने टूरिस्ट आ रहे हैं वो 10 साल पहले से 10x टूरिस्ट आ रहे हैं। बिल्कुल। दिक्कत सिर्फ है टेररिस्ट लाइक गिलानी जो मर चुका है, या टेररिस्ट लाइक के पूरे ये जो अभी बिट्टा कराटेज एंड ऑल, और ये GKLF के जो लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स को जिस तरीके से मारा गया था उसकी फाइल्स तक खुली गई है, और उनको जस्टिस दिलवाना चाहिए। If you ask me one thing which I will, whether I am a hater of Modi or lover of Modi, but should acknowledge that Prime Minister Narendra Modi, by removal of that temporary Article 370, has completely integrated Jammu and Kashmir for this country, and generations will remember him and Home Minister Amit Shah for this. And that is what in the Supreme Court also is acknowledging. When Kapil Sibal said कि Brexit जैसा plebiscite करना चाहिए, what did the Supreme Court said? That the Indian Union, it is, आज Supreme Court ने कल की hearing में क्या कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद में टेम्परली जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीटली हिंदुस्तान में इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड ऑल दोज जर्नलिस्ट who had tea, coffee, 5-star dinners with all these JKLF terrorists, all of them also should answer. उसमें से कुछ recent converts अभी हो गए क्योंकि उनको opportunism के नाम पे वो convert हो गए, पर कोर पे जो उन लोग ने उस वक्त अपनी आवाज नहीं उठाई थी, तो it's very wrong. See, journalists can have political opinions. They can agree with the party, they can disagree with the party. They have the right to do it. But when it comes about matters of national interest, when it comes about uniting against terrorism, people's lives, that is what you should have spoken. So Jammu and Kashmir never ever, Akhil, what happened in Jammu and Kashmir, whether it was stone pelting, whether it was on the streets, Pakistan का झंडा जिस तरीके से फहराया जाता था, that was never a case of voice of Jammu and Kashmir. It was all a misguided narrative which was funded by Pakistan, which the people in Delhi were taking forward. 100%. Dullat's doctrine is failed doctrine. How in earth can you imagine that you will negotiate with a JKLF terrorist, Yassin Malik? How on earth did you even think that the terrorist, JKLF terrorist Yassin Malik, who on camera with Tim Sebastian acknowledged that he killed Kashmiri Pandits in broad daylight, you are having the Prime Minister of this country actually going ahead and shaking hands and thinking that the peace in Jammu and Kashmir will happen by negotiating with a terrorist? A job of the terrorist is to spread terror, and you were negotiating with a terrorist. How fallacious your policy was. How, I would say, anti-national that policy was. यार जिसका काम है आतंक फैलाना, क्या तुम उससे बात करोगे? लॉजिकली सोचो, जिसका काम है हुड़दंग करना, क्या तुम उससे हाथ मिलाओगे? That's a basic thing which, क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिटी सर्वाइव ही आतंक फैलाने पे करती है. That's the real truth. सही बात है. And as I said, इनकी सोच क्या थी? कश्मीरी पंडित्स को सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करो. ये चालू स्ट्रैटेजी से करते हैं. पहले ये कहते हैं सब कुछ भाई भाई, फिर कहते हैं सेकंड क्लास सिटीजन, फिर बोलते हैं हमारे एरिया और वहां से भागो. That is what happened with the Kashmiri Pandits. That is exactly what is happening in Nuh. एंड जब तक हम इन रेडिकल्स के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये हमारी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा. डेमोग्राफी संतुलित रहेगी तो नेशनल सिक्योरिटी रहेगी, देश में सनातन धर्म रहेगा, देश में इक्वालिटी रहेगी, देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रैक्टिस होगा, देश में सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस होगा. डेमोग्राफी जहाँ टिल्ट होगी, आप मॉडर्न डे में देख लीजिए, कोसोवो से लेके जो भी मुल्कों का विभाजन हुआ है वो तभी विभाजन हुआ है जहाँ डेमोग्राफी टिल्ट फ्लरिश हुई है. टिल्ट हुई, डिस्प्रपोर्शनेट टिल्टिंग. ओके. डिस्प्रपोर्शनेट टिल्टिंग जो है, जहाँ पे खराब हुआ है बेसिकली माहौल, वहाँ पे टिल्ट हुई है. कहने का ही तात्पर्य कि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डेमोग्राफी टिल्टेड नहीं हुई है. हिंदुस्तान को, भारत को याद रखना चाहिए कि हम सबको बराबरी का अधिकार देते हैं, सबको बराबरी का सिटीजन ट्रीट करते हैं, करना भी चाहिए. बट अगर कोई एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इस देश की डेमोग्राफी को कॉन्शियसली डिस्प्रपोर्शनेटली टिल्ट करने की कोशिश कर रही है, तो हमें आवाज उठाने की जरूरत है. आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये तो हमारे सामने that the constitution of this country is practiced in letter and spirit, because that's the guiding document for all of us. And if there are people
जो डेमोक्रेसी को टिल्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस नहीं कराना चाहते हैं, हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ देश को सतर्क करना चाहिए। आपको पता है जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है वो बॉर्डर एरियाज़ में क्यों इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं? आइडियली बॉर्डर एरियाज शुड हैव बीन areas where economic development should have prospered. Why is it that border areas have become places where illegal activities prospered? Why? Because in border areas your demography is tilting. And that's where illegal activities are prospering, not economic development. Nations which become superpowers are nations where borders are engines or development of trade. Indo-Pacific, for instance. For example, any border with any country. This is where we have completely gone wrong in the last 60 to 70 years. And we are seeing this demographic tilt in places like UK and France, and we can see what is happening to them. France is now repenting for its excessive liberalism. Yeah, 100%. Excessive. All these countries, all the streets in France are being occupied. Germany, France, Germany, all these and places. If this is the situation now, imagine what will happen after 10 years. 10 years, yeah. ठीक है प्रदीप भाई, आपको भी लेट नहीं करेंगे, आगे निकलना है आपको। बहुत अमेजिंग कॉन्वर्सेशन हुई आपके साथ, छोटे से पीरियड में आपने बहुत कुछ बता दिया हमें। आई होप व्यूअर्स को भी अच्छा लगे, लोग समझे, सीखे, दिमाग में डाले ये चीज़ें, ना कि बस देख लिया और आगे बढ़ गए। ये चीज़ें समझ। At the end thing, Akhil, I'll say in your podcast that Hindu is the most secular, Hindu is the most tolerant, and it is because that we are a Hindu majority that we continue to be a constitutional democracy. जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।